दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स के अगस्त 2026 की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन लोग पार्ट वाइज करंट अफेयर्स निपटा रहे हैं। आप देख भी रहे हो इसकी जो ट्रस्ट है इसका वो बना है, अब बना ही रहेगा, आप टेंशन मत लो। पहली खबर देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की अगस्त 2026 की। जो पहली खबर है बहुत अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जो हमारा यूपी है वो कई सारी चीज़ों में नंबर 1 चल रहा है। तो यूपी किस चीज़ में नंबर 1 है उसके लिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसके माध्यम से पता चला है कि उत्तर प्रदेश दोस्तों एक तो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 चल रहा है। किसमें? खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश अपना। इसी तरीके से गेहूं में नंबर 1 चल रहा है, गेहूं उत्पादन में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। गन्ना में नंबर 1 चल रहा है साहब। दुग्ध में यानी दूध में भी नंबर 1 चल रहा है अपना यूपी। और इसी तरीके से दोस्तों एथेनॉल जो है, एथेनॉल के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। यूपी चल रहा है नंबर 1 इन चीज़ों में। किसमें? जैसे आपने समझा, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 चल रहा है, और गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, दूध उत्पादन में और एथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 है। इसी तरीके से अगर दोस्तों एक चीज़ आपने जानते हो कि धान, धान में अपने यूपी की जो रैंक आ रही है वो सेकंड स्थान पे आई है। और एथेनॉल उत्पादन में दोस्तों अपना यूपी 55% योगदान दे रहा है। कितना? 55% योगदान दे रहा है। इसकी जो करंट अफेयर्स की टेलीग्राम की वो सॉरी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिली जाती है। तो आप वीडियोस के माध्यम से चीज़ें समझते रहो और पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो। वीडियो अगर 2-3 बार देख लोगे तो उससे भी याद हो जाएगा। तो ये आपने उत्तर प्रदेश से संबंधित पहली खबर समझी। ये अपना यूपी है साहब। अगली जो खबर है दोस्तों वो है अपना स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। हाल ही में ये इंडेक्स जारी हुआ है जिसका नाम है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। और ये जो सूचकांक है किससे संबंधित है? स्कूल की शिक्षा से संबंधित है। और ये इंडिया लेवल पे है, तो इसका मतलब है ये नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। और अगर बात करें इसमें रैंकिंग की, तो रैंकिंग इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट जो स्टेट है, देखो आप सभी जानते हो, इसमें बात में कोई दो राय नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी की, ये जब दिल्ली में सरकार थी, जब इनकी पार्टी दिल्ली में काम कर रही थी, तब भी दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया था। और अब इनकी सरकार पंजाब में है और नीति आयोग ने खुद माना है कि पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं वो शिक्षा की गुणवत्ता में पूरे देश में नंबर 1 में है। तो जो चीज़ें जिस चीज़ की अच्छी होनी चाहिए उसका नाम लेना चाहिए। अपन किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्होंने शिक्षा पर वास्तव में काम किया है। तो फर्स्ट रैंक हो गई है पंजाब की। सेकंड रैंक पे अपना केरल है। एक टाइम पे बताओ केरल के स्कूल कितने ज़्यादा हाई प्रोफाइल थे सरकारी स्कूल, लेकिन अब वो सेकंड पे हैं। फर्स्ट पे अपना पंजाब आ गया है। थर्ड पे दोस्तों अगर बात करी जाए तो थर्ड रैंक पे है आपका महाराष्ट्र। ये 3 रैंकिंग जानना बेहद ज़रूरी है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया। रैंक की बात करें तो पहले पे पंजाब है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र हो गया है। जो चौथी रैंक है, फोर्थ, उस पर अब दिल्ली खिसक गया। और इसके लिए खूब मीडिया में आया भी था कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार हटी तो जो पहले पहले नंबर पे दिल्ली रहा करता था वो अब खिसक के चौथे पे आ गया है। और ये एक चिंता का विषय भी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली जो खबर है वो है आपकी माइकोबैक्टीरियम पोर्टिसोली। ये भी मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, अभी रुको मैं समझाऊंगा। अभी पहले लिख ले माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम पोर्टिसोली, पोर्टिसोली। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है ये? तो दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ, ये एक अपना जो उत्तर प्रदेश है ना, यूपी, यूपी में एक कीटनाशक है, एक प्रतिबंधित कीटनाशक है जो बुरी मतलब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बैन है। प्रतिबंधित कीटनाशक है, प्रतिबंधित कीटनाशक, कीटनाशक, कीटनाशक होता है ना पेप्टिसाइड्स, उस कीटनाशक का नाम है HCH, HCH यानी कि हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरो हेक्सासाइक्लोर, मतलब ये HCH इसको शॉर्ट में कह देते हैं। पूरा नाम इसका जानना भी आपको ज़रूरी नहीं है, HCH ही कहते हैं। इसी HCH से क्या हुआ, ये जो कीटनाशक है ना, उसी से आपको क्या देखने को मिला, मिट्टी में ये जीवाणु देखने को मिला जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम पोर्टिसेली। ये एक जीवाणु है जो पूरी तरह से मतलब बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसको दूषित कर रहा है। और इसके लिए ये बड़ा न्यूज़ में रहा था जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम पोर्टिसेली। और ये उत्तर प्रदेश की खबर है इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्रतिबंधित कीटनाशक जो HCH है,
इससे क्या हो रहा है, इससे दूषित मिट्टी में, इससे दूषित हो जाती है जो मिट्टी, उस मिट्टी में ये क्या है, जीवाणु मिला है, जिसका नाम क्या रखा गया है, माइकोबैक्टीरियम पोल्टिसेली। ओके साहब, अगर बात करें ये खोज किसने की है भैया, ये किसने पता लगाया कि ये माइक्रोबैक्टीरियम पोल्टिसेली जो है उत्तर प्रदेश में कई जगह मिल रहा है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय उसने ये एक रिसर्च करी थी और इनका साथ दिया था CSIR ने, CSIR ने। ठीक है साहब, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, डिस्कवरी कर दी, एक तरीके से रिसर्च कर दी, जिससे पता चल पाया कि माइकोबैक्टीरियम पोल्टिसोली नाम का जीवाणु उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में घूम रहा है साहब। ओके, अगली खबर देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट खबर है अगली, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये तो योजना आपने सुनी होगी, बहुत टाइम पहले लॉन्च हुई थी, 2019 के टाइम पे लॉन्च हुई थी। अभी हाल ही में क्या किया गया है कि इसको 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, 5 सालों के लिए बढ़ाया गया है, 5 सालों का विस्तार इस योजना में कर दिया गया है। और ये 5 सालें कौन कौन सी हैं, 2026-27 चली रही है, इससे लेके 2026-27 से लेके 2030-31 तक की इसकी अवधि बढ़ाई गई है। किसकी, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान किसान सम्मान निधि। और इसमें आप जानते ही हो कि 100% ये क्या कहते हैं, भारत सरकार की योजना है और इसमें 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं, 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें मिलती हैं, तो इस तरह से 6,000 रुपये मिलते हैं एक साल में 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों के माध्यम से। तो इनका 5 सालों का विस्तार किया गया है। और ये जो योजना है वो कब शुरू हुई थी, ये योजना दोस्तों शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हाल ही में इसका 5 सालों का विस्तार किया गया, यानी 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 6,000 रुपये इसमें मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें मिलती हैं। अगर बात करें दोस्तों, ये क्योंकि 5 सालों के लिए बढ़ गई है, तो इसमें जो खर्चा आएगा, अब आगे भी तो खर्चा आएगा ना, तो खर्चा आएगा इसमें 3,15,614 करोड़ रुपए का। कितना खर्चा आएगा, 3,15,614 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, 3,15,614 करोड़ रुपए इसमें नए जो 5 साल तक लॉन्च हुई है ना, 5 साल के लिए बढ़ाई गई है, उसमें ये खर्चा आएगा। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है धिमसा डांस। धिमसा नृत्य, ये एक डांस है। तो ये धिमसा जो डांस है दोस्तों वो कहाँ पर होता है, वो होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का ये एक आंध्र प्रदेश का ये डांस है। हाल ही में क्या हुआ, धिमसा डांस करने वाले जो लोग बाग हैं वो हैं आपके ट्राइबल्स, जो आदिवासी हैं ना, उन आदिवासियों ने खूब इकट्ठा होकर डांस किया और 13,000 आदिवासी एक साथ डांस करने लगे। जब 13,000 आदिवासी डांस करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। और ये जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स थे ना, ये सब के सब स्टूडेंट्स थे। तो इन सभी 13,000 ट्राइबल्स स्टूडेंट्स ने क्या किया, डांस किया, और इतना अच्छा डांस एक साथ हुआ कि ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। क्या बन गया, जो गिनीज रिकॉर्ड होता है वो बन गया। इसलिए ये फेमस हो गया है डांस, जिसका नाम है धिमसा डांस। आंध्र प्रदेश का ये डांस है। 13,000 आदिवासियों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये डांस एक साथ किया, इसलिए ये गिनीज वर्ल्ड में शामिल हो गया और ये बन गया आपका धिमसा डांस, जो हाल ही में गिनीज रिकॉर्ड के तौर पे फेमस हुआ है। ठीक है साहब, ओके। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली खबर है वो है आपकी अग्नि-4 मिसाइल। अग्नि-4 मिसाइल बहुत फेमस है ना, अग्नि सीरीज तो बहुत फेमस है। तो हाल ही में दोस्तों इसका सफल परीक्षण हुआ है। चांदीपुर एक जगह है उड़ीसा में, चांदीपुर उड़ीसा में पड़ती है, वहाँ से इसका क्या हुआ है, सफल परीक्षण। एक तो ये सफल परीक्षण हुआ है इसका चांदीपुर उड़ीसा में। इसकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 अगस्त को हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6 अगस्त 2026 को अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। और ये जो इसका विकास है दोस्तों, इस पूरी मिसाइल का ये विकास किया है आपका DRDO ने। DRDO के द्वारा ये मिसाइल किया गया है, वो विकास किया गया है। अगर बात करें दोस्तों अग्नि-4 मिसाइल के बारे में, तो ये सतह से सतह वाली मिसाइल है। जो सतह होती है ना, सरफेस टू सरफेस,
सतह से सतह की ये मिसाइल है, सतह से सतह की मिसाइल है। और ये नेचर में कैसी है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसा ना लंबा वार करेगी, छोटा वार करेगी, लंबा, तो मीडियम रेंज की है ये, मध्यम दूरी की है। बैलिस्टिक, बैलिस्टिक जो मिसाइलें होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब वो परमाणु ले जा सकती हैं, तो ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। पहली बात तो परमाणु सक्षम है, साथ में ये बैलिस्टिक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, अगर इसकी दोस्तों रेंज की बात करें तो आप खुद ही सोच रहे हो, जब इसमें नाम में 4 लगा है, इसका मतलब है ये 4000 किलोमीटर तक जाती है। जो अग्नि 5 है वो 5000 किलोमीटर जाएगी, तो ये अग्नि 4 है, तो 4 ये इसकी जो क्षमता हो गई, जो इसकी क्षमता हो गई वो 2 तरह की होती है। एक को कहते हैं मारक क्षमता, तो एक को कहते हैं पेलोड क्षमता। अगर बात करें मारक क्षमता की, तो अग्नि 4 है, तो ये 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता हो गई। और अगर बात करें दोस्तों पेलोड क्षमता की, तो ये 1000 किलोग्राम, पेलोड का मतलब होता है कि इस पर जो सैटेलाइट लद के जा सकता है वो 1000 किलोग्राम का लद के जा सकता है, मतलब ये इतना भार जो है वो सहन कर सकती है। तो मारक क्षमता इसकी 4000 किलोमीटर है, पेलोड क्षमता इसकी 1000, वो 4000 किलोमीटर है, और पेलोड क्षमता इसकी 1000 किलोग्राम है। तो अग्नि 4 मिसाइल सुर्खियों में रही। चांदीपुर उड़ीसा से सफल परीक्षण हुआ 6 अगस्त 2026 को। इसका विकास DRDO ने किया था। ये सतह से सतह की एक मिसाइल है जो कि मध्यम दूरी की है, परमाणु सक्षम मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता 4000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 1000 किलोमीटर। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है आपकी, भारत का पहला इंडिया का पहला डेटा कॉरिडोर बना है हाल ही में। भारत का पहला डेटा कॉरिडोर, एक डेटा कॉरिडोर भी बन गया साहब। और जान के बड़ा खुशी होगी दोस्तों कि ये आपका नोएडा में बना है। नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा तक ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा तक। यानी कि ये देश का पहला जो डेटा कॉरिडोर बना है वो कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश में बना है। किसने बनाया है, सबसे बड़ी बात, बनाया किसने है, तो स्टेट की तरफ से बनाया, मतलब राज्य की तरफ से बनाया है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन द्वारा। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन एक ये आयोग है, एक संस्थान है। इस संस्थान ने, इस कमीशन ने इस पूरे डेटा कॉरिडोर का विकास किया है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देश का पहला डेटा कॉरिडोर बन गया, जो बनाया गया है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा। ठीक है साहब, अगली खबर देखते हैं। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है, ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही है ना। कई लोगों को लोअर PCS का जो एग्ज़ाम है वो नहीं देने को मिल पाया, बड़ा मतलब मुझे भी इस चीज़ का दुख है। वो अगर दे लेते तो बहुत अच्छा होता। UPSSC ने इतनी हाई कट ऑफ लगा दी उसकी, फिर वो भी बहुत लास्ट टाइम पे बताया, तो कई लोग दुखी हैं। अब दुखी मत होइए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी है। लुमारा जो है दोस्तों, लुमारा क्या चीज़ है, बड़ी सुर्खियों में रही है लुमारा। तो ये अभी हाल ही में एक लॉन्च किया गया नवीकरणीय ऊर्जा का प्लेटफॉर्म है। रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, नवीकरणीय जो ऊर्जा है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है, एक नवीकरणीय ऊर्जा प्लेटफॉर्म है ये। सुर्खियों में रहा लुमारा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्लेटफॉर्म है। ये क्या होगा, तो इसके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा बनाई जा सकेगी। अगर बात करें दोस्तों इसके विकास की, यानी किसने लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म किसने बनाया है, तो एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड द्वारा इसको बनाया गया है, ब्रुकफील्ड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कंपनी का नाम है ब्रुकफील्ड। और ये कंपनी ये चाहती है कि इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी में इतना आगे बढ़े कि कंपनी भारत में इतना इसको, मतलब ये एक विदेशी कंपनी है एक तरीके से ब्रुकफील्ड। तो कंपनी ने क्या किया है कि हम इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके। तो ब्रुकफील्ड ने जो निवेश की बात कही है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे $600 मिलियन का। कितने का करेंगे, $600 मिलियन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुमारा क्या चीज़ है, सुर्खियों में रही लुमारा, नवीकरणीय ऊर्जा प्लेटफॉर्म है जो कंपनी ने बनाया है, जिस कंपनी का नाम है ब्रुकफील्ड। और ब्रुकफील्ड ने कहा है कि हम इंडिया में निवेश करेंगे $600 मिलियन का। ठीक साहब, अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है तोमचौ मेई। तोमचौ मेई कौन है ये भाई, तोमचौ मेई क्या चीज़ है ये, तो ये एक दोस्तों खिलाड़ी हैं, मणिपुर के रहने वाले हैं। पहली बात तो ये मणिपुर के खिलाड़ी हैं, और कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये वेट लिफ्टर जो खेल वो होता है ना, वेट लिफ्टर, जो वो आप जानते हो ना, भारोत्तोलक कहते हैं हिंदी में।
भारोत्तोलक का जो गेम खेला जाता है, दोनों हाथों से वजन उठाना है साहब। तो ये तोमचऊ मेई मणिपुर के एक वेट लिफ्टर हैं। हाल ही में इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है। किस में जीता है, तो एशियन जूनियर चैंपियनशिप में जीता है। एशियन जूनियर चैंपियनशिप होती है, जेसी मतलब शॉर्ट में लिख दिया हो ना, एशियन जूनियर चैंपियनशिप है। और ये पुरुष है, तो पुरुष की कैटेगरी में जीता है, 60 किलो वाली कैटेगरी में। और ये कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो तोमचऊ मेई सुर्खियों में रहे, क्यों रहे, क्योंकि मणिपुर के वेट लिफ्टर हैं। और हाल ही में एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो कि पुरुष कैटेगरी वाली 60 किलो जो वर्ग वाली है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि 60 किलो का वजन उठा लिया तो कौन सी तोप उठा ली। भाई ये कैटेगरी है, पुरुष 60 वर्ग का मतलब होता है कि जो इंसान, जो मर्द 60 किलो के आसपास के वजन का होगा, वो कैटेगरी कही जाती है 60 किलो। लेकिन उन्होंने जो वजन उठाया है वो कितना उठाया है आपको पता है, आपके होश उड़ जाएंगे। 266 किलो वजन उठाया है। कितना उठाया है, 266 किलो वजन उठाया है, समझ गए। और ये बहुत बड़ी बात है। मणिपुर के ये जिस राज्य में 3 सालों से हिंसा हो रही हो, सरकार ध्यान नहीं दे रही, मतलब क्या कहूँ मैं, कभी कभी मुझे कितनी गुस्सा आती है। पूरा मणिपुर 3 साल से जल रहा है और दुनिया की सरकारों में लोग घूम रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। सरकारों को, मंत्रियों को कोई मतलब नहीं है मणिपुर से। कुछ दिनों पहले न्यूज़ पिंच नाम का एक चैनल है जो गया था मणिपुर, उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई और मैंने पूरी वो डॉक्यूमेंट्री देखी। आप मणिपुर का वो वीडियो देखोगे ना, आप दहल जाओगे कि हमारे भारत का एक राज्य इतनी इतनी 3 सालों से जल रहा है और घंटा सरकारें कुछ नहीं कर रही, आराम से बस धार्मिक नौटंकियाँ करती हैं है कि नहीं। मैं बोलता नहीं हूँ, मतलब जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मणिपुर जल रहा है, कोई देख नहीं रहा। तो ये तोमचऊ मेई है ना, जो वो मणिपुर के वेट लिफ्टर हैं। हाल ही में एशियन जूनियर चैंपियनशिप 60 किलोग्राम का जो पुरुष कैटेगरी का है वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 266 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया है। अगली खबर है दोस्तों, वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, EPI, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्या नाम है, इंडेक्स है जो जारी किया जाता है और लगभग हर 2 साल में मतलब जारी किया जाता है। ये एक जो द्विवार्षिक है, हर साल जारी नहीं होता, ये द्विवार्षिक है, यानी कि 2 साल में जारी किया जाता है। जारी कौन करता है, तो येल संस्थान जारी करता है। येल एक सेंटर है ना, येल सेंटर, ये येल सेंटर, येल करके है, उसके द्वारा ये जारी होता है। और इसमें जो सहयोग करती है वो करती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया विश्वविद्यालय, इस और येल, ये दोनों मिलके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करते हैं। और दोस्तों इसमें क्या हुआ, इस बार जब ये जारी हुआ तो टॉप नंबर पे कौन है, मतलब फर्स्ट इसमें कंट्री कौन है, तो वो है दोस्तों एस्टोनिया। कौन सी है, एस्टोनिया। एस्टोनिया इसमें नंबर 1 पे है। एस्टोनिया का जो स्कोर आया है वो आया है 74.29। क्या आया है, 74.29। तो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार सेकंड भी देख लेते हैं ताकि आपको पता रहे। जो सेकंड रैंक आई है दोस्तों वो आई है लग्जमबर्ग की। हालांकि सेकंड रैंक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ही आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रैंक पे एस्टोनिया है जो कि 74.29 स्कोर के साथ है। अगर दोस्तों बात करें इंडिया की, भारत यहाँ पे इस पूरे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कहाँ पर है, तो भारत है भाई साहब 176वें नंबर पे। मतलब क्या कहूँ मैं, इतना पीछे रह गया यार। 22.46 इंडिया का ये स्कोर है। और स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट रैंक है। फर्स्ट रैंक एस्टोनिया की है और ये इंडिया जो है 176 पे है। अब एक रह जाता है लास्ट कौन आया, तो लास्ट है दोस्तों वो है लाओस। लाओस जो देश है वो अंतिम स्थान पर है इसमें। लाओस आपको देख लिया, बिल्कुल आखिरी में पड़े हुए हैं साहब, कोई पूछ नहीं रहा है। यानी 177 देशों में 177 देश थे टोटल, 177वां लाओस है और हम 176 पे हैं भाई साहब। भाई साहब देख रहा है विनोद, पर्यावरण के मामले में लुढ़क के पहुंच गए सेकंड लास्ट, मतलब लास्ट लाओस है और हम आखिरी से बस एक ही नंबर पहले हैं। मुबारक हो भाई साहब, हम विश्वगुरु बन गए कि नहीं। मतलब देश की जो हालत चल रही है मैं क्या बताऊं, इसीलिए मेरा मूड कभी कभी ख़राब रहता है कि हम लोगों को जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए हम उस चीज़ों में वास्तव में पीछे हैं। हम लोग बस लड़ाई करने में, मतलब मैं नहीं, हमारी जो इंडियन मीडिया है,
हमारा जो इंडिया का लोकतंत्र है वो इस तरीके से अब काम करने लग गया है कि एजुकेशन जाए भाड़ में। बस पहले आपस में देख लो कि हिंदू खतरे में कि मुसलमान खतरे में, लड़ाई करवा लो, दंगे करवा लो उल्टे सीधे। क्या बताएं साहब। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है बसवराज होराटी। बसवराज होराटी, ठीक साहब, बसवराज होराटी। कौन है ये बसवराज होराटी? तो ये दोस्तों कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया हाल ही में, इस्तीफा। ठीक है साहब। बसवराज होराटी बहुत फेमस इंसान है, कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष थे और हाल ही में क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है आपकी राष्ट्रमंडल जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी वो वाली। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है। टेबल टेनिस चैंपियनशिप हाल ही में हुई है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। और ये दोस्तों कहाँ हुई है? तो ये आपकी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में ये आयोजन हुआ है। दिल्ली में एक स्टेडियम है, त्यागराज स्टेडियम, बहुत फेमस स्टेडियम है दिल्ली का, त्यागराज स्टेडियम, उसमें हुई है। और ये चाहे पुरुष की हो चाहे महिला की हो, दोनों ने भारत ने ही जीता है। तो भारतीय पुरुष व महिला दोनों ने जीता। भारतीय पुरुष व महिला टीम ने जीता है और दोनों ही टीमों ने मलेशिया को हराया है। तो भारतीय पुरुष व महिला टीमों ने मलेशिया को हराकर जीता। ठीक सा, मलेशिया को हराकर जीता। ओके। तो इस तरीके से दोस्तों ये राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी आपने समझ ली। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ये मुकाबला हुआ। इंडिया इसमें चाहे पुरुष से हो चाहे महिला से, दोनों टीमों ने फाइनल में मलेशिया को ही पटकनी दे दी। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है, जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई ना, ये 22वीं थी, 22वें क्रम की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। अगली जो खबर है दोस्तों वो है आपकी EI क्या चीज़ है? तो हाल ही में IIT गुवाहाटी ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो बिल्कुल पानी में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, पानी में जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनका पता लगाएगा। तो ये क्या है? IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित क्या किया है? एक सेंसिंग सेट, वो है ये सेंसर होता है ना, सेंसिंग उपकरण जिसका विकास किया है IIT गुवाहाटी ने। और ये करेगा क्या? पानी में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका पता लगाएगा। पानी में विषैले पदार्थों का क्या लगाएगा? पता लगाएगा। ठीक साहब। तो आपने EI समझ लिया। सुर्खियों मेरा EI क्या है? IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित एक सेंसिंग उपकरण है जो पानी में विषैले पदार्थों का पता लगाएगा। दोस्तों ये एक सिद्धांत पर काम करता है। ये जो उपकरण है ना, वो एक नियम पर काम करता है, जिस नियम को कहते हैं बियर-लैम्बर्ट नियम। भाई डेफ्थ में चीज़ करा देते हैं ताकि कोई भी चीज़ परीक्षा में आए तो आप कर सको। यानी कि ये जो डेवलप हुआ है EI, जो एक सेंसिंग उपकरण है, वो पूरा का पूरा बियर-लैम्बर्ट नियम पर काम करता है, जो पानी में विषैले पदार्थों का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है, जिसका विकास किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली जो खबर है वो है ऑपरेशन त्रिशूल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ऑपरेशन त्रिशूल। त्रिशूल से आप समझ रहे होंगे कि ये भारत उसका भगवान शिव से संबंधित कोई होगा, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो भाग जाते हैं, पैसा ले ला के भाग गए, भगौड़े जिनको कह सकते हो आप, उनको पकड़ने के लिए, जैसे वो नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया ना, उनको पकड़ने के लिए, तो जो भगौड़े होते हैं, भगौड़ों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल जो है वो चल रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 2019 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 2019 से संचालित हो रहा है ये ऑपरेशन त्रिशूल। अभी तक इससे क्या है ना, अभी तक ये डेटा, मतलब एक रिपोर्ट आई है इसलिए सुर्खियों में है, कुल मिला के 36 देशों से, कितने? 36 देशों से 274 जो भगौड़े हैं उन्हें पकड़ा है हमने, हिंदुस्तान ने इस ऑपरेशन के तहत भगौड़े पकड़े। जैसे नीरव मोदी है, वो कौन है? वो भाग गया था, विजय माल्या पैसे लेके भाग गया। तो ऑपरेशन त्रिशूल भगौड़ों को पकड़ने के लिए 2019 से संचालित हो रहा है।
हाल ही में रिपोर्ट आई है कि 36 देशों से हमने अभी तक 274 भगोड़े पकड़ लिए हैं। ठीक साहब, बड़ी मछली पकड़ो भाई, छोटी मछली पकड़ ली होंगी। अगली एक खबर दोस्तों वो आ रही है खिजाड़ी उत्खनन। उत्खनन, बड़ी मछली छोटी मछली का मतलब समझे? तो मैंने क्या बोला, मैंने मतलब बोला कि जो 274 भगोड़े हैं ना, वो इतने बड़े नाम नहीं होंगे जिन पे हजारों 10,000 करोड़ रुपए हैं। वो चुपचाप मौज मार रहे हैं। ये छोटे छोटे भगोड़े पकड़ के रिपोर्ट बनाई गई है, मेरे को पता है। मतलब इस रिपोर्ट को आप जब पढ़ोगे ना, तो ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, और जो बड़े बड़े भगोड़े हैं वो आराम से मज़े मार रहे हैं। तो यही चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं है। वैसे तो सब सही है, 274 पकड़े गए। खिजाड़ी उत्खनन, अच्छा आप कभी कभी लगते हो ना मैं थोड़ी सी आलोचना कर देता हूँ सरकार की कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार से आलोचना है, बस ऐसा है कि जैसे कोई भी सरकार हो वो अच्छा काम जरूर करे। सरकारें चुनी अच्छे काम के लिए हैं। अब बताओ यूपी ट्रिपल एससी जो है यूपी सरकार के तहत काम करती है, तो यूपी सरकार को क्या वेटिंग लिस्ट नहीं निकालनी चाहिए? अभी अब यही बात मैं कह दूंगा सरकार के खिलाफ, तो आप बोल दोगे कि भैया समझ भैया बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, समझ भैया समाजवादी पार्टी के। आज तुरंत जो है आप कमेंट में लिख दोगे कि ये हमारी सरकार के विरोधी हैं। भैया हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बस काम अच्छा हो जाए, यूपी ट्रिपल एससी में वेटिंग लिस्ट हो जाए, मज़ा आ जाए कि नहीं आ जाए। आप अगर अब वो ये कि सरकार के खिलाफ बोल देते हो तो लोग फिर पार्टी पार्टी वाली बातें करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, या सीधे सीधे वीडियो बना देते हैं लोग उल्टा सीधा कि साहब ये तो बीजेपी के विरोधी हैं। भाई कोई किसी का विरोधी नहीं है, अच्छा काम कर दो, हम तो बीजेपी का सबकी तारीफ करेंगे, है ना साहब। अगली देखते हैं दोस्तों किजाड़ी उत्खनन। ये क्या है? एक जगह पड़ती है दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है किजाड़ी। किजाड़ी में खनन हुआ है, और ऐसा खनन हुआ कि हाल ही में जो संगम काल था, जो संगम काल जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा ना, संगम वंश, तो संगम वंश के कुछ मृदभांड मिले हैं, कुछ बर्तन मिले हैं, और ये बहुत फेमस रहा है साहब। इस किजाड़ी जो है वो सुर्खियों में रहा है। तमिलनाडु का एक स्थान है जहाँ पे संगम काल के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब है बर्तन। तो यहाँ मृदभांड मिले हैं संगम काल के, जिस पे मछली की आकृति बनी है, टेराकोटा वगैरह की आकृति बनी है। तो ये किजाड़ी सुर्खियों में रही जगह कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है फव्वारा। फव्वारा, फव्वारे से नहा लेते हो कि नहीं? हैं, खूब लोग नहाते हैं। मैं तो भाई हमेशा जो है फव्वारा चला के ही नहाता हूँ गर्मियों में, सर्दियों में तो नहाता ही नहीं हूँ है कि नहीं? सर्दियों में तो नहाता ही नहीं हूँ, गर्मियों में जब भी नहाऊंगा, मतलब कभी कभी नहा लेता हूँ गर्मियों में मतलब मजाक कर रहा हूँ, गर्मियों में रेगुलर नहाता हूँ, सर्दियों में 1-2 दिन गैप हो जाता है। फव्वारे से नहाते हैं लोग साहब। तो हाल ही में दोस्तों क्या हुआ, फव्वारा नाम से ना यूपीआई सेवा शुरू हुई है। जो यूपीआई होती है वो शुरू की गई है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। भारत और मालदीव जो देश है, आप जाओगे साहब मालदीव में एकदम हनीमून मनाने, तो वहीं फव्वारे के संग दोनों नहा लेना समझ रहे धुआं मचा देना आराम से। तो भारत और मालदीव के बीच में आप पैसे की कोई दिक्कत ना आए, आप जब मालदीव में हनीमून जब बनाने जाओ तो पैसे की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए यूपीआई जो लॉन्च किया गया है वो है फव्वारा नाम से। ये भारत और मालदीव के बीच के लिए बड़ा एक अच्छा प्रोसेस है। जो फव्वारा है ना दोस्तों, बेसिकली वो मालदीव का ही यूपीआई सिस्टम है, मालदीव का ही सिस्टम है फव्वारा, वो इंडिया उसके लिए एग्री हो गया। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कैप्टन शिवानी। कैप्टन शिवानी मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है। कैप्टन शिवानी क्या है साहब ये? तो इंडिया भारतीय सेना है, उनकी पहली ऐसी महिला बनी है इंडियन आर्मी की जिन्होंने एडीसी यानी एडेड डी कैंप की के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये भारतीय सेना की क्या है ना, पहली ऐसी महिला है, पहली महिला जो क्या हुआ जिनका एडीसी यानी कि एडीसी का मतलब होता है एडेड डी कैंप। ये एक पोस्ट है, एक तरीके से एक सम्मान है जिस पर इनकी नियुक्ति हुई है, इनको अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इनका? कैप्टन शिवानी। समझ गए? तो इंडियन आर्मी में ये कार्यरत हैं, पहली ऐसी महिला बनी है जो एडीसी पोस्टिंग पर हैं। एडीसी मतलब एडेड डी कैंप पोस्ट की इन्हें नियुक्ति मिली है। नाम है इनका कैप्टन शिवानी। अगली दोस्तों न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, प्राइम मिनिस्टर सूर्य सरोवर योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है न्यूज़। तो हाल ही में दोस्तों क्या हुआ, इसे स्वीकृति मिल गई है। हाल ही में 31 जुलाई को
इसे स्वीकृति मिली है। 31 जुलाई 2026 को इसे मंजूरी मिल गई, स्वीकृति मिल गई, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। अब देखो पहले तो ये देख लेते हैं कि खर्चा कितना आएगा इस पूरी योजना पे। तो खर्चा आएगा, वो आएगा 5070 करोड़ रुपए। कितना? 5070 करोड़ रुपए तो खर्च हो जाएंगे। अब ये बात करते हैं कि ये क्यों बनाई गई है, इसका लक्ष्य क्या है। तो ये इसलिए बनाई गई है ताकि 5000 मेगावाट की सोलर फोटोवोल्टिक जो होती हैं परियोजनाएं, उनको इंडिया में स्थापित किया जा सके। और ये पूरा लक्ष्य रखा गया है 2030-31 तक का। 2030-31 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 5000 मेगावाट, कितने मेगावाट? 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक, सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं स्थापित करना। ठीक साहब, ये आपने पूरा समझा दोस्तों। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना कब शुरू की गई है, कब लॉन्च की गई है, कब मंजूरी मिली है? तो 31 जुलाई 2026 को मंजूरी मिली है। खर्चा इसमें 5070 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2030-31 तक के लिए ये लक्ष्य रखा गया है कि 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग यानी तैरने वाली फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। ये आपने समझा पूरा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली जो खबर है वो है जो हमारे सैन्य जनरल थे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है VN शर्मा। ये इंडिया के ना वो रहे हैं आर्मी चीफ, पूर्व सैन्य जनरल हैं, ये इंडिया के पूर्व सैन्य जनरल। हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये एक्सपायर हो गए हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये इंडिया के जो 14वें थल सेना प्रमुख थे, 14वें थल सेना चीफ थे। इंडियन जो चीफ होते हैं ना, जनरल, वो थे। और हाल ही में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि सुर्खियों में रहे VN शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो भारत की किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आ सकता है कि डांस करते थे, सेना में थे, खिलाड़ी थे, है ना, कौन थे? पूर्व सैन्य जनरल थे, 14वें थल सेना प्रमुख थे VN शर्मा। अगली खबर है दोस्तों, वो है ई समुद्र। ये क्या न्यूज़ है? हाल ही में दोस्तों इंडिया ने क्या है, नया डिजिटल समुद्री मंच लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, 24 घंटे आपकी शिकायतें सुनता रहेगा समुद्र से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो ये 24/7 शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है। शिकायत निवारण समुद्री मंच है, ये समुद्री मंच है, प्लेटफॉर्म है जिस पे आप शिकायतें जो है समाधान कर सकते हो, अपनी शिकायतें दर्ज कराओ, शिकायत का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका नाम रखा गया है ई समुद्र। एक प्लेटफॉर्म है, समुद्री मंच है, जो हाल ही में शुरू किया गया है भारत में, ई समुद्र। अगली खबर है दोस्तों, वो है आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाम है दोस्तों विकासशील भारत। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो किसने जारी करी? विकासशील भारत @2047। विकासशील भारत @2047। देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाना, देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने की रणनीति, देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने की रणनीति, सशक्त बनाने की रणनीति। ये दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है। तो ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, बस इतना आप जानना है आपको। ये 2047 वाली जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो विकासशील भारत @2047 देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने की जो रणनीति है वो नीति आयोग ने लॉन्च की है। बस ये एक रिपोर्ट है, ये इतना ही आपको रिपोर्ट के बारे में जानना था। इसका अगर आप चाहो तो एक डेटा जो इस रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो देखभालकर्ता वर्ड है, इसका मतलब है कि हमारी और आपकी देखभाल कौन कर रहा है? हमारी आपकी देखभाल करते हैं हमारे माँ बाप करते हैं, और माँ बाप हमारे कैसे हो रहे हैं, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो वृद्ध जनों पर आधारित है, सीनियर सिटीजन्स पर आधारित है, यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है। तो अभी 2022 तक में ये कहा गया था कि 2022 तक जितने भी 60+ लोग हैं, 60 साल से ऊपर वाले, वो 2022 तक जो थे वो थे 149 मिलियन, 149 मिलियन थे 2022 में इंडिया में। और ये रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो 2050 में जो ये
सीनियर सिटीजन्स है ना वो बढ़ के हो जाएंगे 347 मिलियन। और ये रिपोर्ट जो है दर्शाती है कि इंडिया में अब जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी आबादी धीरे धीरे कम होगी और इंडिया में अब धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ेगा, जो कि एक चिंता का विषय भी है। तो 2022 में 60 से ज़्यादा उम्र के लोग 60+ वाले 149 मिलियन थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 347 मिलियन। तो विकासशील भारत @2047 वाली जो रिपोर्ट है देखभाल करता हूँ वाली, वो किसने जारी की है, नीति आयोग ने जारी की है। अगली खबर है दोस्तों बायोफेच इंडिया। बायोफेच इंडिया रिपोर्ट्स तो आपको खबरें तो हैं ही। मैं आपको दोस्तों बार बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि मैं जो हर महीने की जो करंट अफेयर्स देता हूँ, हर महीने में आपको 100 खबरें देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता। और 100 खबरें का मतलब है कि आप 100 न्यूज़ भी अगर नहीं याद कर पा रहे तो आप करंट अफेयर्स में पीछे रह जाएंगे। भाई इससे कम नहीं दे सकता आपको। देखते भी होगे 15-16 पेज में पूरे महीने की करंट अफेयर्स देने का प्रयास करता हूँ। और पेपर में ऊपर वाली कृपा से जितना भी होता है मैक्सिमम चीज़ें फंस जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब फंस जाता है, कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फंस जाएँ। बाकी तो देखो कोई गारंटी, मतलब करंट अफेयर गारंटी का मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए ये एक भरोसे पर चलने वाली चीज़ है। नहीं तो आप 1000 पेज की कोई PDF भी पढ़ लोगे ना, तब भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम तो 15-16 पेज में आपको वो कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कम से कम पढ़कर मैक्सिमम जो है बेनिफिट मिले। अगली न्यूज़ है दोस्तों बायोफेच इंडिया 2026। क्या है ये? तो ये पूरा एक मेला लगा था हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था। ये ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में लगा है, व्यापार मेला है ये। मैंने पिछली बार जो जुलाई की करंट अफेयर्स में भी मैंने ये बताया था कि आयोजन होना है, और ये आयोजन अब हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, ये आपका लगा है। इसकी तारीख इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लगा है आपका 6 से लेके 8 अगस्त। 6 से लेके 8 अगस्त में ये बायोफेच इंडिया का मेला लग गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। लगा कहाँ पे? तो ये सब देखो दिल्ली NCR में लगते हैं। तो दिल्ली NCR में ये पूरा लगा है। और दिल्ली NCR में आपका नोएडा भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि नोएडा में भी लगा है ना, बड़े स्तर पे लगा हुआ है। तो दिल्ली NCR में ग्रेटर नोएडा जो आपका पड़ता है, उसी में ये जो है लगा है। दिल्ली NCR इसलिए वर्ड मैंने लिखा कि पेपर में अभी मतलब एक टेस्ट सीरीज हुई थी मार्केट में, एक टेस्ट सीरीज मतलब कई सारी कोचिंग चलाती है, तो उसमें ये न्यूज़ करंट अफेयर्स में आई थी, उसमें लिख दिया था दिल्ली NCR में लगा है। ऑप्शन में ग्रेटर नोएडा नहीं था, लेकिन दिल्ली NCR सही माना गया क्योंकि ग्रेटर नोएडा इज़ द पार्ट ऑफ दिल्ली NCR ऑल्सो, इसलिए ये सही था। अब दोस्तों ये किसने लगाया? तो ये एपीडा एक कंपनी है, उसने ही ये मेला लगाया है। एपीडा के द्वारा ये मेला लगाया गया है, एपीडा के द्वारा। और एपीडा तो इसमें है ही, साथ में एक और कंपनी है जिसको कहते हैं नूर्नबर्गसे, अजीब सा नाम है, नूर्नबर्ग में से। इन दोनों के द्वारा ये पूरा मेला लगाया गया है, जिसका नाम रखा था बायोफेच इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, 6 से 8 अगस्त तक लगा। दिल्ली NCR में लगा, ग्रेटर नोएडा में लगा है। बेसिकली एपीडा और नूर्नबर्ग मेसे के द्वारा लगा है। और अगर आप एपीडा के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, ए से मतलब होता है एग्रीकल्चर, पी से होता है प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए है ये। इसको हिंदी में कहते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। हिंदी में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक संस्थान है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत है ये जो कार्य करती है संस्थान है एपीडा। तो ये आपने समझ लिया बायोफेच इंडिया। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है 5G सर्विसेज। 5G सेवाओं को लेके भारत ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो इंडिया में जो 5G शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था दोस्तों 2022 में। 1 अक्टूबर 2022 को 5G इंडिया में शुरू हुआ था। और अभी हाल ही में लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, वो ये रखा गया है, लक्ष्य क्या रखा है भारत सरकार ने? लक्ष्य ये रखा है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, 100 करोड़ 5G यूजर्स बनाएंगे। 100 करोड़ यूजर्स जो ऐसे होंगे जो 5G चलाएंगे। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 100 करोड़ 5G यूजर्स को इस्तेमाल कर सकें हम। इसलिए ये पूरा 5G सर्विस को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। और अगर आपको अभी बता दूं कि वर्तमान में 5G से यूजर कितने हैं, तो लगभग दोस्तों 5 करोड़ 5G अभी इंडिया में वर्तमान में 5G लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो 5G सर्विसेज इंडिया में अभी तक यूज़ करने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ है।
यानी 4 साल में इसे हम 100 करोड़ कर देंगे। आपको लगता है हो जाएंगी क्या? अब देख तो क्या होता है। फिलहाल तो आपने ये समझा कि 5G सर्विसेज 1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। ठीक साहब, 5G जो है वो भी समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। 3-4 न्यूज़ और रह गई हैं तो ये पूरा ये मतलब पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है बछरावा। हो सकता है आपने ये नाम सुना भी हो। रायबरेली में एक जगह है बछरावा। जब इलाहाबाद से लखनऊ या लखनऊ से इलाहाबाद जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पड़ता है शायद बछरावा। और ये दोस्तों ऐसी जगह बनी है बछरावा कि यूपी के दृष्टिकोण से ऐसा पहले मतलब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये। यूपी का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो बन रहा है वो यहीं बन रहा है, जिसका नाम है बछरावा। यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बनेगा? बछरावा, जो कि पड़ता है रायबरेली में। 104 किलोमीटर स्क्वायर की ये जगह है जिसमें ये आप पूरा देख पाओगे बछरावा। और ये तय किया गया है कि ये जब बन जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और ऐसा अनुमान है कि 26,000 करोड़ का हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। कितने का? 26,000 करोड़ का। और जब इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो जाएगा तो 2.5 लाख से ज़्यादा रोजगार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों बछरावा, जो कि रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ बन रहा है। 104 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया। 26,000 करोड़ के निवेश का अनुमान है। और जब इतना निवेश हो जाएगा तो रोजगार कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख से ज़्यादा। अगली खबर है दोस्तों, वो है आपकी समुद्र मंथन। समुद्र मंथन ये क्या चीज़ है साहब? तो समुद्र मंथन सुर्खियों में रही है। एक योजना का नाम है जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना। राष्ट्रीय अपतटीय अपतटीय अन्वेषण योजना। हाल ही में दोस्तों ये योजना एक प्रोग्राम टाइप का शुरू किया गया है जिसका नाम रखा गया है समुद्र मंथन, यानी कि राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना। तो ऐसी जब योजनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये कब इसकी मंजूरी मिली, कब ये शुरू हुई, कब इसको मंजूरी मिली। तो इसको मंजूरी 31 जुलाई को मिली है। अब देख रहे हो 31 जुलाई बार बार डेट आ रही है क्योंकि 31 जुलाई को ना बहुत तगड़ी मीटिंग थी कैबिनेट की, उसी में डिसीजंस एक साथ ले लिए हैं। और ये योजना किस मंत्रालय के तहत काम करेगी? तो मंत्रालय जो है वो आपका पेट्रोलियम वाला मंत्रालय है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो होता है ना, पेट्रोलियम प्लस व प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस मंत्रालय के तहत ये योजना शुरू की गई है जिसका नाम है समुद्र मंथन। अब देखो इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है इसका। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि क्यों शुरू की गई है। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 600 मिलियन मैट्रिक टन तेल जैसा भंडार इकट्ठा कर लेंगे। जो तेल होता है ना, तेल का भंडार। और ये रखा गया वही 2030-31 तक, 2030-31 तक के लक्ष्य कि हम 600 मिलियन मैट्रिक टन तेल समतुल्य भंडार इकट्ठा कर लेंगे। तेल समतुल्य शब्द यहाँ रखा है, तेल शब्द नहीं रखा, तेल समतुल्य रखा है। इसका मतलब तेल या तेल जैसा ही कोई मिलता जुलता, मतलब ऐसा ना हो गन्ने का जूस रख लें कि नहीं। तेल समतुल्य वर्ड जो है वो रखा है, जो योजना है उसमें तेल समतुल्य वर्ड लिखा है, इसलिए मैंने वो सेम वर्ड लिखवाया है। 2030-31 तक 600 मिलियन मैट्रिक टन तेल समतुल्य भंडार का लक्ष्य है। समुद्र मंथन यानी राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, जिसकी मंजूरी मिली 31 जुलाई 2026 को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। 2030-31 तक कितना? 600 मिलियन मैट्रिक टन तेल समतुल्य भंडार योजना के तौर पर आप समुद्र मंथन को समझ सकते हो। अगली है न्यूज़, वो है दोस्तों अरिहा पंगा बम। पंगा बम, अरिहा पंगा बम कौन है ये? तो फिर से एक बहुत अच्छी खबर आई है मणिपुर से। मणिपुर के दोस्तों ये जिम्नास्टिक हैं, प्लेयर हैं, ये खिलाड़ी हैं। मणिपुर के जिम्नास्टिक प्लेयर हैं ये, जिनका नाम है अरिहा पंगा बम। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इनकी उम्र मात्र 22 साल की है। और हाल ही में दोस्तों एक प्रोग्राम वो हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, एशियन एरोबेटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। कौन सी? एशियन एरोबेटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ना, ये आपकी हुई है दोस्तों कहाँ पर? फिलीपींस में। फिलीपींस में ये चैंपियनशिप थी। इस फिलीपींस की चैंपियनशिप में ये इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीत लिया, ये स्वर्ण पदक विजेता बनी है। महिला है ये अरिहा जो है महिला है।
मणिपुर की रहने वाली हैं, जिम्नास्टिक प्लेयर हैं, 22 साल की। एशियन एरोबेटिक जिम्नास्टिक चैंपियंस जो कि फिलीपींस में आयोजित हुआ, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ऐसी करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। पहली भारतीय महिला विजेता हैं ये, जिन्होंने एशियन एशियन एरोबेटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में क्या जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया, जिनका नाम क्या है, अरिहा पंगामम। मणिपुर की हैं, जिम्नास्टिक की, 22 साल की। बताओ, पहली भारतीय महिला बन गई, जिन क्या नाम है इनका, अरिहा पंगामम। आज की आखिरी जो खबर है वो है दोस्तों बैंक इन अ बॉक्स। बैंक इन अ बॉक्स, ये क्या चीज़ है? बैंक इन अ बॉक्स दोस्तों, हाल ही में जो हमारे इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अमित शाह। अमित शाह जी ने एक प्रोग्राम में ये एक लॉन्च किया है, जो सहकारी बैंकें होती है ना, सहकारी बैंक हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक प्रोग्राम है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। अमित शाह द्वारा जो है लॉन्च है ये, अमित शाह द्वारा लॉन्च है। और सहकारी जो बैंक होती हैं, सहकारी बैंक, उनकी सिक्योरिटी के लिए है। तो सहकारी बैंकों के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र है ये, सुरक्षा संचालन केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुरक्षा संचालन केंद्र। और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो बम्बई में लॉन्च हुआ है दोस्तों। एक कार्यक्रम चल रहा था सहकार नौक्रांति के नाम से, ठीक साहब, मैं लिख दूँ यहाँ पे, द्वारा लॉन्च है मुंबई में सहकार 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 नौक्रांति, ये एक प्रोग्राम चल रहा था, सहकार नौक्रांति, ये एक प्रोग्राम का नाम है। कार्यक्रम के दौरान, यह कार्यक्रम में ये किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि होम मिनिस्टर के साथ साथ ये सहकारिता मंत्री भी तो यही हैं, भारत के जो सहकारिता मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। तो इसीलिए ये सहकारी बैंकों के लिए सहकार नौक्रांति कार्यक्रम के दौरान बैंक इन अ बॉक्स नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि सुरक्षा संचालन केंद्र की भूमिका निभाएगा। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी जो करंट अफेयर्स अभी आप समझ रहे हो कि अगस्त 2026 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। कई सारी खबर थी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, दूध उत्पादन में, एथेनॉल उत्पादन में। और एथेनॉल उत्पादन में जो यूपी का योगदान है वो कितना है? 55% है। धान के मामले में अभी यूपी सेकंड रैंक पे है। फिर ये स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया। रैंक के मामले में आप जानते हो पंजाब की जो स्कूली शिक्षा है बेहतरीन है, तो फर्स्ट पे पंजाब, सेकंड पे केरल खिसक गया, थर्ड पे महाराष्ट्र है, चौथे पे दिल्ली है। और उसके बाद फिर हमने समझा माइकोबैक्टीरियम पॉलिटी सोली। माइकोबैक्टीरियम पॉलिटी सोली क्या था? उत्तर प्रदेश में जो एक प्रतिबंधित कीटनाशक है ना, एचसीएस से क्या हो रहा था, मिट्टी जो है दूषित हो रही थी। उसी मिट्टी में ये जीवाणु है जो मिला है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम पॉलिटी सोली। और इसकी जो डिस्कवरी है, जो खोज की है, रिसर्च की है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और CSIR लिख दिया, सॉरी, CSIR के द्वारा किया गया है। फिर दोस्तों हमने समझा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की खबर को 5 सालों के लिए इसमें विस्तार कर दिया गया है। 2026-27 से 2030-31 का विस्तार हुआ है। 6,000 रुपये हम देते हैं, इसमें सरकार देती है, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें किसानों को मिलती हैं। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। और ये जो खर्चा होगा 5 सालों के लिए वो होगा 3,15,614 करोड़ रुपए का। कितना? 3,15,614 करोड़ रुपए। फिर ये धिमसा डांस देखा हमने, जो डांस हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का ये फेमस डांस है। 13,000 आदिवासी स्टूडेंट्स ने एक साथ डांस किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में थिमसा डांस को दर्ज करा दिया। अगली खबर थी अग्नि-4 मिसाइल। हाल ही में उड़ीसा चांदीपुर से सफल परीक्षण हुआ है अग्नि-4 मिसाइल का। 6 अगस्त को ये सफल परीक्षण हुआ। इसका विकास किया है दोस्तों DRDO ने। और ये सतह से सतह की एक मिसाइल है, मध्यम दूरी की मिसाइल है, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी क्षमता जो है, क्योंकि अग्नि-4 है तो 4000 इसकी मारक क्षमता है। और पेलोड इस पर 1000 किलोग्राम का लद के जा सकता है। फिर इंडिया का पहला डेटा कॉरिडोर हाल ही में उत्तर प्रदेश में ही ये लॉन्च हुआ। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा का पहला डेटा कॉरिडोर है ये। और इसका विकास किया है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा। किसने किया है? स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। लुमारा क्या था? लुमारा एक प्लेटफॉर्म है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा बनाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का प्लेटफॉर्म है लुमारा, जिसे बनाया है ब्रुकफील्ड नाम की कंपनी ने। और निवेश इसमें करेगी ये कंपनी $600 मिलियन का। कितना? $600 मिलियन। क्या नाम है? ब्रुकफील्ड कंपनी है। अगली खबर थी तोमचू मेई। ये मणिपुर के रहने वाले हैं। तोमचू मेई वेट लिफ्टर हैं वहाँ के। और हाल ही में एशियन जूनियर चैंपियनशिप
की जो कैटेगरी होती है पुरुष 60 केजी वाली, उसमें इन्होंने 266 किलोग्राम का वजन उठा के गोल्ड मेडल जीत लिया, जिनका नाम था तोमचऊ मेई। फिर ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ, द्विवार्षिक ये एक सूचकांक है, इंडेक्स है, 2 साल में जारी होता है। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हुआ। पहले पे है एस्टोनिया, दूसरे पे है लग्जमबर्ग, दूसरे वाला इतना इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है, पहले पे एस्टोनिया है। इंडिया जो है 176 पे है। पहले पे एस्टोनिया के जो स्कोर है वो 74.29, इंडिया का जो स्कोर है वो है 22.46। आखिरी जो है लाओस है 177वें पे और हम 176 पर पड़े हुए हैं इस वक्त। फिर अगली खबर थी बसवराज होराटी, ये कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष थे, हाल ही में इनका इस्तीफा हो गया बसवराज होराटी का। फिर राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 22वीं टेबल टेनिस चैंपियंस थी वो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित हुई। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने दोनों ने ही मलेशिया को हरा कर ये राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली। फिर IIT गुवाहाटी ने क्या किया है, एक आई बनाई है, आँख बनाई है, जो क्या करेगी, विषैले पदार्थों को पता लगा लेगी। सिंपल सेंसिंग सेट एक इंस्ट्रूमेंट है जो IIT गुवाहाटी ने बनाया है, पानी में विषैले पदार्थों का पता लगाएगी। और EI जो उपकरण है उस वो किस नियम पर आधारित है, बियर लैम्बर्ट नियम पर आधारित है। फिर ऑपरेशन त्रिशूल भगोड़ों को पकड़ने के लिए 2019 से संचालित हो रहा है। हाल ही में ये रिपोर्ट आई है कि 36 देशों के 274 भगोड़े ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से पकड़े गए हैं। फिर ये खिजाड़ी में खनन हुआ, फेमस खनन है ये खिजाड़ी का, तमिलनाडु में पड़ता है खिजाड़ी। संगम वंश के जो मृदभांड है वो बर्तन है वो यहाँ मिले हैं, इसलिए फेमस हो गया है खिजाड़ी, तमिलनाडु का ये स्थान है। फव्वारा क्या है कि तुम और तुम्हारी महबूबा या तुम और तुम्हारी महबूब जब मालदीव में फव्वारे के नीचे नहा रहे होंगे तो धुआं मचा देना, क्योंकि UPI सिस्टम हो गया साहब। फव्वारा जो है वो UPI सिस्टम इंडिया मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। कैप्टन शिवानी इंडियन आर्मी की एक कैप्टन है, ऐसी पहली महिला बनी है जिन्हें ADC के पॉइंट पर नियुक्ति मिली है, यानी कि एडेड डी कैंप में इनको नियुक्ति मिलने वाली पहली है इंडियन आर्मी की कैप्टन है कैप्टन शिवानी। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना 31 जुलाई 2026 को इन्हें स्वीकृति मिली है। खर्चा इसमें आएगा सूर्य सरोवर में 5070 करोड़ रुपए का। लक्ष्य ये रखा है कि 2030-31 तक 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं इसके तहत स्थापित की जाएंगी। कितनी? 5000 मेगावाट। फिर ये VN शर्मा पूर्व सैन्य जनरल थे, 14वें थल सेना प्रमुख थे। VN शर्मा जी का हाल ही में निधन हो गया। फिर ये ई समुद्र प्रोग्राम था, इसके माध्यम से 24 घंटे हम समुद्री मंच है, एक तरीके से शिकायतें सुन सकते हैं, नाम है इसका ई समुद्र। फिर ये रिपोर्ट जारी हुई है विकासशील भारत @2047 देखभाल करता हूँ, यानी जो वृद्ध जन होते हैं 60 से उम्र के ज़्यादा के लोग, उनके लिए ये रिपोर्ट है, नीति आयोग ने जारी करी है। 2022 में ऐसे लोगों की संख्या 149 मिलियन थी। 2050 में ऐसे 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? बढ़कर 347 मिलियन। फिर ये बायोफेच इंडिया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है इस नाम से। दिल्ली NCR का ये पूरा मेला है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है 6 से 8 अगस्त के बीच में। एपीडा जो कि वाणिज्य मंत्रालय की एक संस्था है और नूर्नबर्ग में से जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के माध्यम से ये बायोफेच इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो गया। 5G सर्विस इंडिया में 1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। हाल ही में टारगेट किया गया है कि 2030 तक 100 करोड़ यूजर्स को इंडिया में 5G सर्विस मिल जाएगी। हालांकि अभी वर्तमान में 5 ही करोड़ को मिल रही है, तो देखते हैं ये मिल पाएगी कि नहीं। बछरावा रायबरेली का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा बछरावा रायबरेली में। 104 किलोमीटर के एरिया में ये बनेगा और निवेश की अनुमान है एक 26,000 करोड़ का निवेश मिलेगा, जिससे 2.5 लाख से अधिक रोजगार बछरावा में मिलेंगे, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। फिर ये समुद्र मंथन है राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, इसकी मंजूरी 31 जुलाई 2026 को मिली। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत समुद्री मंथन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030-31 तक 600 मिलियन मैट्रिक टन तेल समतुल्य भंडार भारत में इकट्ठा हो जाएगा। कितना है? 600 मिलियन मैट्रिक टन। फिर ये अरिहा पंगाबम, ये जो अरिहा मैडम है ये मणिपुर की जिम्नास्टिक प्लेयर है, महज 22 साल की। एशियन एरोबेटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो हाल ही में आयोजित हुई है फिलीपींस में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह की चैंपियनशिप यानी एशियन एरोबेटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अरिहा पंगावम। फिर ये आखिरी खबर थी बैंक इन अ बॉक्स प्रोग्राम। बैंक इन अ बॉक्स प्रोग्राम का आयोजन जो ये जो चीज़ है वो एक तरह से सुरक्षा संचालन केंद्र है, सहकारी बैंकों के लिए सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए है बैंक इन अ बॉक्स।
हाल ही में इंडिया के होम मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसे मुंबई में लॉन्च किया है। मुंबई में जो कार्यक्रम चल रहा था उसका नाम है सहकार नौक्रांति। उस कार्यक्रम के तहत बैंक इन अ बॉक्स प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर ये मतलब बैंक इन अ बॉक्स जो है वो लॉन्च हो गया है सुरक्षा के लिए। इस तरह से पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए कि जो विश्व युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस पूछा है मैंने, नेशनल वाला नहीं पूछा, राष्ट्रीय वाला नहीं पूछा। ये विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है ये करंट अफेयर्स आपके काम आएगी, आपको याद भी हो जाती होगी इतना पढ़ पढ़ के। शुक्रिया।